हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। और आज मैं इस चैनल पे आपके बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस भी करेंगे और इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट और सजेस्ट भी करूँगा कि आप लोग इसके ऊपर एक आंसर तैयार कीजिएगा। हमारा मेंस ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप पे, जिस पे मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट नोट्स के ऊपर, और टॉपिक का नाम है कैग। अगर आप लोग भी अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, राइटिंग स्किल में आना चाहते हैं कि रेगुलरली कोई ना कोई टॉपिक पे लिखें और उस पर कोई चेक करने वाला हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, और अवेलेबल नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। और साथ में अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से, तो आ जाइए चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। कैग के ऊपर टॉपिक है। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कैग? What provisions have been provided to ensure its independence? How does it act as a guide, friend, philosopher of the Public Accounts Committee of the Parliament? Discuss. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीन क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज कैग, दूसरा है इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, और तीसरा है गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर के तौर पे क्या करना है, मतलब क्या रोल है। करेक्ट। अब यहाँ पे कैग के बारे में आप लोग तो आराम से लिख सकते हैं कि आर्टिकल 148 में इसका प्रोविज़न है, तो आर्टिकल 149 में ये है, इसके द्वारा अपॉइंट होता है, इतने साल में इनका पोस्ट ख़त्म हो जाता है, टर्म मतलब टेन्योर के बारे में आप लिख सकते हैं। करेक्ट। अब है प्रोविज़न, दूसरा की प्रोविज़न जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है वो क्या क्या प्रोविज़न है, आप अनुमान लगा सकते हैं। गेस कीजिए इंडिपेंडेंस के लिए क्या चाहिए होता है। अगर आप कहीं एक पर्टिकुलर पोस्ट में पोस्टिंग आपका किया जाता है और आपको बोला जाता है यू विल वर्क एज ए इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी या एज इंडिपेंडेंटली यू विल वर्क, तो क्या आप चाहेंगे कि हम 75 आदमी को रिपोर्ट ना करें, हमसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछे, और हम जो हमारा असाइंड वर्क है उससे करने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है ना मुझे सैलरी का डर हो, ना सैलरी डिडक्ट कट होने का डर हो, ना ट्रांसफ़र का ज़्यादा डर हो, है ना, और ना ही मेरे ऑफिशियल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड किया जाता है उससे छीन जाने का डर हो। करेक्ट। यही सारा चीज़ होता है ना। तो इंडिपेंडेंस या इंटीग्रिटी की बात करते हैं जब, तो यही सारे पॉइंट्स आपके जेहन में जो नॉर्मली आता है उसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को उस पोजीशन में रखिए कि आप इंडिपेंडेंस रहना चाहें, इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, या अपने ही घर में आप फैमिली में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो क्या करते हैं आप अपनी स्मार्टनेस को दिखाते हैं, अपना इनकम सोर्स ऑफ इनकम खुद जनरेट करते हैं, एक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं जिसमें लोगों का डाउट भी नहीं होता है, और चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन ना पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा पापा पूछ ले। ठीक है ना, भैया भी पूछे, दीदी भी पूछे, बहन भी पूछे, भौजाई भी पूछे, ये सब चीज़ हमसे नहीं होने वाला है। सिर्फ पापा अगर ये पूछ सकते हैं तो पूछ लें, है ना। यही चीज़ होता है ना। तो इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंस। जब आप कैग के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें इंश्योर किया गया है। रही बात गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर की बात, वो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। आप वीडियो चाहें तो देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में। करेक्ट। तो ये गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर के तौर पे क्या है, मतलब ये हुआ कि ये जितने भी इस पॉइंट्स को हम यहाँ हाईलाइट करेंगे, वो सबसे पहले पॉइंट्स क्या रहेंगे, वो पॉइंट होंगे इसके फंक्शनैलिटी के ऊपर, कि भाई फंक्शन क्या है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमको अगर पता ही नहीं है उसके बारे में कि उसका फंक्शन क्या है, तो हम कैसे कर सकते हैं इट इज़ अ गाइड, इट इज़ अ फ्रेंड एंड इट इज़ अ फिलोसफर, राइट ना। सो इस थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको इस बात का जिक्र करना होगा कि फंक्शनैलिटी क्या है, क्या 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 काम करता है, और कैसे उस काम के थ्रू गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर के तौर पे काम कर सकता है। करेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक ब्रेकअप प्रोवाइड किया आप लोगों के सामने। चलिए कैग के आंसर के तौर पे अगर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, या पहला पॉइंट जो क्वेश्चन का है,
तो कैग स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चूंकि वहाँ पे क्वेश्चन में कैग का फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, देन यू हैव टू राइट द कैग्स फुल फॉर्म ऑल्सो। कैग स्टैंड्स फॉर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ये शो करता है कि कैग का मीनिंग आप समझ रहे हैं, है ना। अदरवाइज कोई कुछ और भी हो सकता है ना, कुछ भी फुल और नया ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा रहेगा जिसके बारे में आप अगर समझते हैं और वही लिख देते हैं तो वो भी गड़बड़ होगा। इसलिए आप कैग से क्या समझते हैं उसके फुल फॉर्म को पहले हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज कैग, राइट। अब इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट for which oath is administered as per the provisions of forms given in Schedule 3 of the Indian Constitution। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, करेक्ट। और इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 148 में डिस्कस किया गया है, और इसके ओथ के लिए शेड्यूल 3 में दिया गया। शेड्यूल 3 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ओथ एंड फॉर्म से रिलेटेड बातें हैं, मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए एलिजिबल है या कौन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंतर्गत आता है, उसके ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में है, करेक्ट। तो यहाँ कैग का भी वहाँ पे दिया हुआ है। इट मीन्स कि दिस इज अ प्रोविजंस इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिगार्ड टू कैग। अब यहाँ पे देखिएगा अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन से रिलेटेड जो भी कैग के बारे में दिया गया है वो आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो CAG is appointed by the President by warrant under his hand and seal, है ना, under his hand and seal for a period of 6 years। 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, या जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो रहा है उस 65 ईयर्स तक उस पोस्ट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और विच एवर इज़ अर्लियर, किसी का अगर 61 में अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो 65 तक आते आते 65 में वो रिटायर कर जाएंगे, भले ही उनका 6 ईयर पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई 58 तक है तो उनका 6 ईयर जोड़ लीजिए तो 64 तक रहेंगे, 65 का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया, जिसको कि आप जैसे भी चाहें आप लिख सकते हैं अपना लैंग्वेज में, करेक्ट। और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि कैग का जो है, कैग इज जस्ट लाइक अ ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द कंसोलिडेटेड फंड या कंटीजेंसी फंड, या क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंडिचर, बेसिकली एक्सपेंडिचर, करेक्ट। चलिए, अब है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर कैग किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत किसी ऑफिशियल या मिनिस्टर के द्वारा हो रहा होता है अपॉइंटमेंट, तो शायद वहाँ पे इंटीग्रिटी या इंडिपेंडेंस के पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता था। लेकिन इंडिया के टॉप पोस्ट जो प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट सिटीजन के तौर पे जाने जाते हैं, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा रहा है, इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है, करेक्ट। सो एज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनका जो टर्म रखा गया है वो 6 ईयर का। ये वेल डिफाइंड 6 ईयर देना मतलब होता है कि इसके इंडिपेंडेंस को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो आपको 6 ईयर के लिए रखा जाएगा। डोंट वरी, ये नहीं कि भाई क्या पता अगले साल ही ख़त्म कर, अभी आपने जोर शोर से काम करना शुरू किया, पता लगा अगले साल आपका ट्रांसफ़र हो गया या आपको हटा दिया गया। तो ये इंश्योर करने के लिए 6 ईयर का प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, या 65 ईयर्स का। तो मतलब ये जो इंश्योरिटी है कि 6 ईयर या 65 ईयर, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक इंश्योरिटी है, सिक्योरिटी है कि आप निश्चित तौर पे इंडिपेंडेंट होके काम कीजिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद दूसरा है रेजिग्नेशन। इट कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हर ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अब ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को देना है। सो यहाँ पे भी इंटीग्रिटी रखा है कि जो अपॉइंट किए हैं उन्हीं को आप रेजिग्नेशन लेटर भी देंगे। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों को पता ही होगा कि ही इज़ और शी इज़ या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होंगे वो फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं।
ही कैन नॉट बी और ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, किसी भी हाल में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। ओके, तो मतलब एक बार यहाँ से रिटायर कर गए तो फिर फर्दर कोई पोस्ट उनको नहीं दिया जाएगा। ये भी इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जैसे कैग का ऑफिस का मेंटेन करना या उनका सैलरी, अलाउंसेज या पेंशन, ये सब कहाँ पे चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके सैलरी, अलाउंसेज और पेंशन, ये सब जो है कंसोलिडेटेड फंड से इंश्योर किया जाता है, जो इसके इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रखा गया है। करेक्ट। उसके बाद his salary and other services conditions cannot be varied to his disadvantage after his appointment। अब अपॉइंटमेंट हो गया, कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी आएगा, करेक्ट, लेकिन ये अगर डर रहे कि भाई पता नहीं कब सैलरी कम कर दिया जाएगा या फैसिलिटी कम कर दिया जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंस को के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इंश्योर किया गया कि ये सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसके सैलरी या कोई किसी भी बेनिफिट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दिया गया है वो चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके रिमूवल के बारे में, जो इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट के रिमूवल में जो हम लोग ग्राउंड्स फॉलो करते हैं, दैट इज मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दैट इज द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ कैग। मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टॉप पोस्ट जो है, जब प्रेसिडेंट हो या सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा, जो ग्राउंड अपनाया जाता है वही ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। और वो ग्राउंड और प्रोसीजर क्या है भाई? ग्राउंड है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और प्रोसीजर क्या है? उसके लिए दोनों हाउस मतलब राज्यसभा लोकसभा के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के आधार पे उसी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर रिजोल्यूशन पास करना होगा, देन ओनली ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। तो रिमूवल को भी थोड़ा हार्ड बनाया गया है ना, रिजिड बनाया गया है, ताकि इमीडिएटली उन्हें रिमूव ना किया जा सके और उनके इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। करेक्ट। चलिए अब आते हैं गाइड, फिलोसफर, है ना, फ्रेंड इसके तौर पे। तो गाइड, फिलोसफर, फ्रेंड कब होगा? जब उसके ड्यूटीज़, फंक्शंस या पावर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, खास करके फंक्शंस को। तो पार्लियामेंट जो है कैग्स के रिगार्डिंग जो है रूल, रेगुलेशन या एक्ट जो बनाया है उसके आधार पे ड्यूटीज़, पावर एंड फंक्शन को आइडेंटिफाई किया गया पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के थ्रू। करेक्ट। आर्टिकल 149 जब आप पढ़ेंगे तो उसके आधार पे पार्लियामेंट को ये भी पावर दिया गया है कि वो कैग से रिलेटेड लॉ, लेजिस्लेशन पास करे। करेक्ट। मतलब फंक्शनैलिटी तो कम से कम डिटरमाइन होगा ना, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शंस को ब्रॉडली डिफाइन नहीं किया गया है। करेक्ट। सो आप देखेंगे कैग्स ड्यूटीज़, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस के लिए 1971 में एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको कि आर्टिकल 149 के तहत पावर दिया गया। करेक्ट। अब आते हैं कैग से रिलेटेड फंक्शंस। कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम फॉलोइंग्स। क्या ऑडिट करता है भाई? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इन तीनों फंड को ऑडिट करता है कैग। दूसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी। जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड है। ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए, अगर नहीं है तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास कंसोलिडेटेड फंड है ना, कौन सा यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी यूनियन टेरिटरी के बाद कंसोलिडेटेड फंड भी क्रिएट किया गया है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है कंटीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर देखें तो ऑडिट क्या का काम है? ऑडिट करना, और ऑडिट में वो कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, ये तीनों को चाहे वो सेंटर के रेस्पेक्ट में हो या स्टेट के रेस्पेक्ट में हो,
ऑडिट करता है। क्लियर? एक लाइन में कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड, ये तीनों को सेंटर या स्टेट के रेस्पेक्ट में क्या करता है? ऑडिट करता है। अब आपके जहन में ये क्लियर हो चुका होगा कि ये जब तीनों के रेस्पेक्ट में दोनों के लिए करता है, मतलब सेंटर स्टेट के लिए, इसका मतलब है कि इसका रिपोर्ट भी सेंटर के लिए भी तैयार होगा, स्टेट के लिए भी तैयार होगा। और ये तो पता ही अब होगा आप लोगों को कि जब सेंटर का रिपोर्ट तैयार होता है तो प्रेसिडेंट को हैंड ओवर किया जाता है, और अगर स्टेट का रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो गवर्नर को हैंड ओवर किया जाता है। इज इट क्लियर? और सिमिलरली आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है फिर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाते हैं, वैसे ही गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखवाते हैं डिस्कस करने के लिए। एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है भाई? वो भी इसी तरह का काम करता है। पब्लिक कोई भी इस तरह के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डेटा में पब्लिक अकाउंट का भी फंक्शन वही होता है। बट वो चूँकि ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, हर साल गठित होता है, तो अलग अलग मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे भी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करता है। अब चूँकि ऑडिटेड रिपोर्ट जब उसे मिलेगा तो नेचुरल है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए एक ईजी टास्क हो जाएगा चेक एंड बैलेंस में, है ना? चेक एंड बैलेंस में एक ईजी टास्क हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे भी देखिए ये फ्रेंडली रिलेशनशिप हो रहा है गाइड के तौर पे। अब गाइड के तौर पे कैसे भाई? तो ऑलरेडी आप देखिएगा कैग का रिपोर्ट तैयार हो चुके, प्रेजेंट हो चुका होगा। पब्लिक अकाउंट उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक सर्टेन डायरेक्शन इंक्लाइनेशन जनरेट करेगा, वही उसके लिए गाइड का काम करेगा, राइट? क्योंकि उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है हर एक इंडिया के हर एक कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट फंड को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, टाइम का अभाव होता है, तो वर्क जो है ऑलरेडी डिफरेंटली असाइन किया होता है डिफरेंट बॉडीज़ को। करेक्ट? क्लियर? चलिए अब आते हैं कैग का जो ऑडिट होता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के तौर पे भी है। यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि जो नेट प्रोसीड होता है इंडिया का, मतलब नेट प्रॉफिट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नेट प्रोसीड्स वो कितना है, उसमें भी फाइनल सर्टिफिकेट के तौर पे कैग के द्वारा ही दिया जाता है। तब पता चलता है कि हाँ नेट प्रोसीड इतना है। नेट प्रोसीड मतलब रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंसेस है। चलिए अब यहाँ पर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के को भी ऑडिट करता है, तो इसमें जितने भी बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट का या अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, रेवेन्यू के रेस्पेक्ट में ऑल बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़ को वो ऑडिट करता है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे भी ऑडिट कैग के थ्रू किया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो स्टेट के अंतर्गत आता है, उसे भी ऑडिट करता है। करेक्ट? फिर है गवर्नमेंट कंपनीज़, गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनीज़ हैं उसे भी ऑडिट करता है। जितना भी आप देखिएगा पब्लिक सेक्टर का कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, उसे भी ऑडिट करता है। ठीक है? उसके बाद अदर कॉरपोरेशन एंड बॉडीज़, जहाँ पे वेन एवर एज एंड वेन रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई इस कंपनी को भी ऑडिट किया जाए या इस कॉरपोरेशन, इस बॉडी को भी ऑडिट किया जाए, तो कर सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि कोई भी मतलब क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी बॉडीज़ एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज़ या गवर्नमेंट कंपनीज़ जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड होता है, सपोर्टेड असिस्टेड होता है, उसे ऑडिट करने का काम कैग का है। करेक्ट? सो इन पूरे रिपोर्ट में एक रिपोर्ट तैयार होता है, उस रिपोर्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 ऑडिट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, 3 तरह का। एक हो कि एप्रोप्रिएशन, जो पैसा निकाला जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट दिया जाएगा। फिर फाइनेंस अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट दिया जाएगा। और थर्ड है पब्लिक अंडरटेकिंग का। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? वो जो पैसा लिया गया, एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ हुआ। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा ट्रेड एंड प्रॉफिट, ट्रेड एंड भूल गया यार, पीएल अकाउंट में मैं बार बार देखता हूँ लेकिन मुझे मेरे माइंड से निकल गया। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? तो एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन पैसा कहाँ किसके पास गया है वो देखने का होता है। करेक्ट? तो ट्रेडिंग अकाउंट पहला जो मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक चीज़ को डिस्कस करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग के बाद के प्रोसेस को, एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, ये वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब ऐड किया जाता है। एप्रोप्रिएशन में नेट प्रोसीड और नेट प्रॉफिट को पर्टिकुलरली सर्टेन डायरेक्शन में या सर्टेन मद में, सर्टेन आइटम्स में, सर्टेन मेंबर्स को, सर्टेन पार्टनर्स को
शेयर कर दिया जाता है। करेक्ट, मैं ऐसे ही आइडिया दे दिया आपको। तो एप्रोप्रिएशन वही है तीसरा स्टेज वाला। करेक्ट। तो इन तीनों के ऊपर सेपरेटली ऑडिट करते हुए एक फाइनल रिपोर्ट के तौर पर तैयार किया जाता है कैग के द्वारा, और ये रिपोर्ट जो है कंसर्न प्रेसिडेंट या गवर्नर को रेस्पेक्टिवली दे दिया जाता है। अगर स्टेट से रिलेटेड है तो गवर्नर को, और सेंटर से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट तौर पे अगर काम कर देखें तो ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट। किस फॉर्मेट में कौन सा डेटा रहेगा ये भी डिसाइड किया जाता है कैग के थ्रू। और जब कैग के थ्रू इस तरह का डेटा डिसाइड किया जाता है, उस फॉर्मेट में मेंटेन हो रहा है या नहीं, वो हिज रिपोर्ट जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाता है, तब फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी अकॉर्डिंगली उस पर एक रिपोर्ट तैयार करता है कि भाई सो एंड सो स्टेट या सो एंड सो बॉडीज़ या सो एंड सो अथॉरिटीज़ इज़ नॉट फॉलोइंग, इज नॉट कंप्लाइंग द प्रेस्क्राइब नॉर्म्स। सो अकाउंट से रिलेटेड जो डेटा मतलब नॉर्म्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं, वो भी कैग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये फंक्शनैलिटीज़ है ना। सो फाइनली अब आते हैं एज ए गाइड और फ्रेंड एंड फिलोसफर के तौर पे और भी थोड़ा अच्छे तरीके से। वो तो फंक्शनैलिटी की बात हुई, फंक्शन में मैं बार बार जहाँ जहाँ हाईलाइट करने का रहा कि भाई कैसे ये फिलोसफर फ्रेंड गाइड के तौर पे काम करता है वो। अब देखिए कैग जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी को टाइम टू टाइम एंड व्हेन एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड सजेस्ट करता है, असिस्ट करता है। करेक्ट, सजेशन प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है और असिस्ट भी करता है। ओके। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी को मोस्ट अर्जेंट मैटर्स के बारे में भी एक लिस्ट तैयार करने में हेल्प करता है। सो गाइड एंड फ्रेंड के तौर पे काम कर रहा है, विच डिजर्व द अटेंशन ऑफ द पैक। राइट, तो पैक का मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी को उस पॉइंट पे एक नज़र दौड़ाना है, क्योंकि अर्जेंट है, इमरजेंसी है या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी कैग ही प्रॉपर लिस्ट तैयार करता है या लिस्ट तैयार करने में हेल्प करता है। सो इट इज़ वर्किंग एज ए गाइड फ्रेंड फिलोसफर। कैग जो है पैक को मतलब कि सेंटर में और अकाउंट्स जनरल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे दोनों को सपोर्ट करता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मैटर्स को हाईलाइट करने में सेंटर को यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट। यहाँ पे सेंटर नहीं बल्कि स्टेट लेवल में भी हेल्प करता है। तो अकाउंटेंट जनरल जो स्टेट लेवल पे होते हैं या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या जो पब्लिक जनरल होते हैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं सेंटर एंड स्टेट लेवल पे, दोनों को ही ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट, और अकाउंटेंट जनरल्स ऑफ स्टेट को भी प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे आइएगा कि देखा जाता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग कमेटी के जब पैक का जो मीटिंग होता है उस दरमियान भी पैक के मीटिंग के दरमियान भी कैग के मेंबर्स या कैग कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, ठीक है ना, खुद फिजिकली प्रेजेंट रह के मीटिंग के दरमियान मीटिंग के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे कहीं किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी से रिप्लाई मांगा जाता है, वैसे में विटनेस के तौर पे ये खुद उन विटनेस को चेक करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं, ताकि प्रॉपरली, क्योंकि ये रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जो होता है एक तरफा होता है। करेक्ट, एक तरफा मीन्स कि क्या करता है, सारे रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करता है, अपने अनुसार चेक करता है, फिर फर्दर रिपोर्ट सबमिट कर देता है। अब उसमें क्या है तो भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी फर्दर रिपोर्ट मांगता है या किसी को पर्सनली बुला के सम्मन जारी करके या बुला के पूछ सकता है कि भाई आपके तरफ से ये रिपोर्ट आया है, क्या ऐसा है, और ऐसा है तो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कीजिए, या जो प्रेस्क्राइब नॉर्म था उसके अनुसार क्यों नहीं हुआ एक्सपेंडिचर रिसिप्ट का जो भी स्टेटस रहेगा। करेक्ट, तो वहाँ पे भी कैग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो एक्शन लिया जाता है या उसके अगेंस्ट में जो क्लैरिटी चाहिए होता है वो कैग उसमें भी हेल्प करता है। सो मेकिंग द एक्शन ऑफ द कमिटी क्लियर टू द विटनेस एंड इन मेकिंग द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट क्लियर टू द कमिटी। तो एक्शन क्लियर कट हो उसमें भी कैग का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कह सकते हैं किस तरह पे काम करता है, गाइड फ्रेंड के तौर पे, फिलोसफर के तौर पे। अब इतना ही नहीं होता है, अगर आप देखेंगे
तो और भी होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटिंग को इंश्योर करना, ताकि मनी जो आता है वो प्रॉपरली उसी पर्पस में खर्चा हो सके जिस पर्पस के लिए उसे, जिस आइटम और मद के लिए इसे जारी किया गया या सैंक्शन किया गया। करेक्ट। सिमिलरली अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी उसी फॉर्मेट में, उसी अथॉरिटी के थ्रू, उसी नेचर में या मेथड या प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए जैसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। और यही चीज़ तो इसका काम होता है, चेक करना, है ना। और अगर ऐसे चेक करता है इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसीजर है, जो एक्सपेंडिचर आइटम है, उस पर कंट्रोल रखने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी को रखा गया है, ताकि पार्लियामेंट जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू, ठीक है ना, प्रॉपरली उस चीज़ पे कंट्रोलिंग एंड सुपरविज़न रख सके। क्योंकि मान लीजिए किसी आइटम के लिए, किसी सेक्टर के लिए पर्टिकुलर अमाउंट सैंक्शन कर दिया गया है, बट उसका एक्सपेंडिचर प्रॉपरली नहीं हो रहा है या सही मायने में नहीं हो रहा है, सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उससे पार्लियामेंट को कहाँ इतना टाइम है इस चीज़ को प्रॉपरली जाके रिव्यू करे, चेक करे, रेगुलाइज करे। तो सिंपल एक प्रोसीजर बना दिया गया है और कैग के ऊपर काम सुपुर्द कर दिया गया, और कैग जो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करता है, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है सेकेंड रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि उसको देखता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को फर्दर एक सपोर्ट मिला ना यहाँ से, इजंट इट? सो अगर आप देखें तो इट चेक्स द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सैंक्शन फंड या सैंक्शन प्रेस्क्राइब या ऑथोराइज्ड प्रोसीजर मेथड को कहाँ तक वो अप्लीकेबल बनाया है या अप्लाई किया है, उसके ऊपर भी ये चेक एंड बैलेंस रखता है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। सो रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद इट इंश्योर दैट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन इन अकॉर्डेंस विद द व्यूज़ एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर तो ऑलरेडी लॉ बना दिया, प्रेस्क्राइब रूल बना दिया, सब कुछ, लेकिन उसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे कंट्रोल करेगा? तो उसके लिए पार्लियामेंट ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किया और कॉन्स्टिट्यूशन ने कैग का गठन किया, और कैग को बोल दिया गया कि भाई प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट कीजिएगा। प्रेसिडेंट के लिए रखा गया कि भाई पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे, और पार्लियामेंट में सबमिट होगा तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके ऊपर रिव्यू करेगा फिर फर्दर, है ना। तो पब्लिक अकाउंट जब रिव्यू कर रहा होगा, जब उसको सुपरवाइज कर रहा होगा या गो थ्रू कर रहा होगा, तब वहाँ पे कंट्रोलर अकाउंट जनरल के रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और उनका रोल भी बढ़ जाता है। करेक्ट। तो बेसिकली देखिएगा, लेजिस्लेचर के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए या लेजिस्लेचर के ऑब्जेक्टिव को मीट करते हुए या प्रोटेक्ट करते हुए कैग जो है एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफर और गाइड के तौर पे काम करता है। करेक्ट। चलिए, कैग जो है, कैग्स पोजीशन इज समटाइम्स वन ऑफ द इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, एक्सप्लेनिंग द ऑफिशियल्स व्यू टू द पॉलिटिशियन एंड वाइस वर्सा। अब क्या होता है कि कैग जो है अलग अलग व्यूज़ को, जैसे किसी भी ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पे अलग अलग लोग इंटरप्रेट करेंगे रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। फिर ऑफिशियल्स का क्या व्यूज़ हैं, या कौन क्या किस वे में काम करता है, या किस तरह का एटीट्यूड है, इन सब पे भी ध्यान रखते हुए वो इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर का काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि ऑफिशियल्स के व्यू को रखा जाता है कि भाई आप जिस तरह से आपने ये रूल बनाया है उसमें ऑफिशियल्स को प्रॉब्लम होता है, और ऑफिशियल्स का व्यू ऐसा होता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे इसको रखा जाता तो ज़्यादा इफेक्टिव वे में ये काम हो सकता था। तो इस तरह के व्यूज़ को वहाँ तक रखा जाता है, क्योंकि कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल जो होता है ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी उस लेवल तक नहीं जाता है ना। तब वहाँ पे भी देखिए एक फिलोसफर के तौर पे काम किया ना, कि भाई ऑफिशियल्स के व्यू को लेके आता है, फिर प्रेजेंट करता है, फिर फर्दर पब्लिक अकाउंट कमेटी उस चीज़ पे थिंक ओवर करता है, अकॉर्डिंगली उसने अपना रिपोर्ट सबमिट करता है पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन ले सकता है या प्रोविज़न तैयार कर सकता है ना। तो इसी तरह से वाइस वर्सा भी होता है, पॉलिटिशियन का व्यू ऑफिशियल तक और ऑफिशियल का व्यू पॉलिटिशियंस तक। पॉलिटिशियन मतलब ध्यान रखिएगा लेजिस्लेचर तक पहुंचता है। सो फर्दर एक लास्ट वर्क ये है कि वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसने जो रिकमेंडेशन दिया है या करेक्टिव मेजर्स दिया है, जो सजेस्ट किया है, क्या वो इम्प्लीमेंट होने वाला है या नहीं, या हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके जानने में भी इसका इंटरेस्ट रहता है। सो वेदर इट हैज़ नॉट बीन टेकन ही रिपोर्ट्स द मैटर टू द पैक विच विल टेक अप द मैटर। अब क्या होता है कि जो करेक्टिव सजेशंस या रिकमेंडेशन ये देता है वो उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर ध्यान देना है,
और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है इसके ऊपर ध्यान देना है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का ध्यान आकर्षित करना कि भाई देखिए इसे ऐसे मैंने रिकमेंड किया था, जो कि रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में काफ़ी फ्रूटफुल होता। गवर्नमेंट का एक्सचेकर का जो एक्सपेंडिचर है वो तो या तो रिड्यूस होता या प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होता, तो वो क्यों नहीं हो रहा है इस पर गौर किया जाए, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके ऊपर गौर करेगा। करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पब्लिक कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल जो है वो एक गाइड फिलोसफर के तौर पे काम कर रहा है। वो हर मद पे हर स्टेप पे पब्लिक अकाउंट कमेटी को सजेस्ट करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी वही काम है, बट वो हाई लेवल पे काम करता है जब रिपोर्ट आ जाता है तब, लेकिन कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल जो है एकदम लो लेवल से, डिपार्टमेंट लेवल से शुरू करता है और फाइनल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। ओके, सो आई होप कि आपको इस लेसन से, और बीपीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी सेक्शन में, इसीलिए मैंने इसे आपके सामने प्रेजेंट किया। ये न्यूज़ में भी था, आप लोग देखेंगे कि मैं विज़न आईएएस मटेरियल भी अपलोड करता रहता हूँ, तो उसी में मैं पढ़ रहा था, तो कैग के बारे में था, तो ये न्यूज़ में था, इसलिए मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछा जा सकता है, चाहे बीपीएससी के मेंस में हो या यूपीएससी के मेंस में हो। ओके, सो गाइस स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग वीडियो को देखिए ही नहीं, बल्कि अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन कीजिए। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नोट्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नोट्स, और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर फिर से लिखना शुरू कीजिए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया गया, मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ ग्रुप में कि मैं वीडियो बनाऊंगा या मटेरियल आप लोगों का शेयर करूँगा। आई डोंट लाइक शेयरिंग मटेरियल्स, आई डोंट वांट टू फीड यू, I just want to inculcate something in your mind so as to you yourself will be capable to write something। ये मैं आप लोगों के अंदर एक कैपेसिटी जनरेट करना चाहता हूँ। बनी बनाया मटेरियल स्पून फीडिंग करने से कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप ले लीजिए। जब तक कि उस मटेरियल को प्रॉपरली पढ़कर उस पर खुद लिखना नहीं पसंद करते हैं या लिखेंगे नहीं, तब तक आपका राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो सकता, और किसी का भी राइटिंग स्किल 0 लेवल से ही स्टार्ट होता है। So start from scratch and reach to the success. So thank you and thank you very much.